हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई सेल्फ मोनिका। और आज की क्लास के अंदर हम व्यतिकरण के लिए शर्तें पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में व्यतिकरण के बारे में पढ़ा था और व्यतिकरण क्या होता है वो देखा था हमने। और समपोषी और समपोषी व्यतिकरण और विषम व्यतिकरण के अंदर हमने उनके लिए शर्तें लागू करी थी। तो अब हम क्या करेंगे, व्यतिकरण के लिए शर्तें देखते हैं। तो व्यतिकरण के लिए शर्तें क्या होंगी? व्यतिकरण में हम देख सकते हैं कि दो प्रकाश तरंगों में स्पष्ट तथा स्थिर व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए क्या होनी चाहिए, निम्न शर्तें होनी चाहिए कि दोनों प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के बीच जो कालांतर है समय के साथ क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। यानी आप जिस प्रकाश स्रोत से दोनों प्रकाश स्रोतों से जिनसे तरंगे क्या हो रही हो, उत्सर्जित हो रही हो, निकल रही हो, उनके बीच में जो कालांतर पाई होगा वो समय के साथ क्या होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। अर्थात दोनों प्रकाश स्रोत जो है वो क्या होने चाहिए, कला संबद्ध होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड जो शर्त है आपकी वो ये है कि दोनों प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों की आवृत्तियां क्या हों, बराबर होनी चाहिए। उनके बीच में कालांतर क्या होना चाहिए, स्थिर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए। साथ में सेकंड, उन दोनों से जो जिन भी दो प्रकाश स्रोतों से तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं उन तरंगों की आवृत्ति भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अर्थात प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए, एक वर्णीय होना चाहिए। एक वर्णीय होगा तभी उनकी जो तरंगें उत्सर्जित होंगी उन तरंगों की आवृत्तियां क्या होगी, बराबर होगी। अब थर्ड जो है, ये दोनों के लिए साथ साथ उनमें क्या होना चाहिए, तरंगों का, दोनों तरंगों के आयाम भी क्या होने चाहिए, या तो इक्वल, बिल्कुल इक्वल हो, या फिर लगभग भी बराबर हो सकते हैं। ठीक है। फिर अब दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत क्या हो, पास में हो। ठीक है। या तो आप क्या होने चाहिए, फर्स्ट शर्त ये होनी चाहिए कि दोनों जो प्रकाश स्रोत हैं उनसे निकलने वाली, उत्सर्जित होने वाली तरंगों के बीच क्या होना चाहिए, कालांतर समय के साथ स्थिर, यानी दोनों जो आपके स्रोत है, प्रकाश स्रोत, वो कला संबंध होने चाहिए। सेकंड जो शर्त है ये है, सेकंड शर्त की, दोनों तरंगों की जो आवृत्तियां हैं वो क्या हो, बराबर हो, यानी प्रकाश स्रोत एक वर्णीय हो। साथ में थर्ड जो शर्त है वो है कि दोनों तरंगों का आयाम या तो बराबर हो या लगभग बराबर होना चाहिए। फोर्थ जो शर्त है वो है कि दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के क्या होने चाहिए, निकट, पास में होने चाहिए। तो दोनों प्रकाश स्रोत क्या हैं, अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। यदि प्रकाश जो आप पे सिक्स्थ शर्त है वो है कि यदि प्रकाश तरंगे क्या हैं, ध्रुवित हैं, तो दोनों तरंगे एक ही तल में क्या होनी चाहिए, ध्रुवित होनी चाहिए। दोनों ही तरंगे एक ही सरल रेखा में होनी चाहिए। अगर ध्रुवित हैं तो एक ही तल में ध्रुवित होनी चाहिए, वरना दोनों तरंगे क्या होनी चाहिए, सरल रेखा के अंदर होनी चाहिए। ये 7 शर्त है आपकी प्रकाश व्यतिकरण के लिए कि व्यतिकरण जब होगा तब क्या हो, दोनों तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ स्थिर हो, या फिर दोनों जो प्रकाश स्रोत यूज कर रहे हैं आप वो एक वर्णीय होना चाहिए, दोनों तरंगों के जो आयाम लगभग बराबर होनी चाहिए, और प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अधिक पास में होनी चाहिए। साथ में अगर तरंगे जो है वो ध्रुवित है तो क्या हो, एक ही तल के अंदर दोनों तरंगे ध्रुवित होनी चाहिए, वरना दोनों तरंगे क्या हो, एक सरल रेखा के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे व्यतिकरण के लिए शर्तें हो गई। अब हम व्यतिकरण के लिए कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। उसमें सबसे पहला देखते हैं हम यंग का द्विस्लेट प्रयोग। अब यंग के द्विस्लेट प्रयोग के अंदर हम देखते हैं जो हमारी फ्रिंजें बनेगी उन फ्रिंजों की चौड़ाई। तो उसके लिए हम देखते हैं इसके प्रयोग में, यंग प्रयोग में स्लिट एस को एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रदीप्त किया गया है। यानी हम क्या कर रहे हैं कि आपकी स्लिट एस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, एक आपने एक स्रोत ले लेते हैं, प्रकाश स्रोत, जिसमें एस स्लिट पर रखते हैं। ये जो प्रकाश स्रोत है ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेते हैं और इसको प्रदीप्त करते हैं, यानी इसको ऑन करते हैं, जलाते हैं। तो
जब प्रकाश स्लिट S से क्या हो गुजरता है तो S1 व S2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा आपका S1 एंड यहाँ है आपका S2, जो क्या है S से समान डिस्टेंस यानी दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पर होते हैं। तो इन दोनों से क्या होता है, समान दूरी पर है पर गिरता है, यानी आप जो है यहाँ से एस से प्रकाश जो तरंगे हैं आएंगी वो क्या होंगी S1 व S2 से समान दूरी पर है, इनसे होकर के गुजरता है। S1 तथा S2 से निकलने वाली प्रकाश तरंगे समान कला में होती हैं। यहाँ पर से और यहाँ से जितनी प्रकाश तरंगे निकलेंगी वो क्या होंगी, समान कला में होंगी। और साथ में S1 व S2 स्लिट से D दूरी पर क्या है, एक पर्दा रखा हुआ है, तो ये P पर्दा रखा जाता है और इस P0 पर इसकी स्थिति जो है इस प्रकार होगी कि जो S1 से S1 P0 और S2 P0 जो है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे और P0 पर दोनों स्रोत S1 व S2 से चलने वाली तरंगों का पथांतर जो है वो शून्य होता है। अतः बिंदु P0 पर क्या होगी, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। यदि पर्दे पर कोई बिंदु P आप ले लेते हैं तो जिसकी P0 से दूरी कितनी है, y है, अतः P0 टू P जो है आपकी वो कितनी है, इक्वल टू y है। तो बिंदु P पर S1 तथा S2 से चलने वाली तरंगे अध्यारोपित होती हैं। यहाँ से हम इससे S1 और S2 से जितने जो भी तरंगे हैं वो P पर अगर अध्यारोपित करते हैं तो अतः ये तरंगे S1P तथा S2P दूरियां तय करती हैं। तो इनका जो पथांतर होगा वो क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P तथा S1 व S2 के बीच की डिस्टेंस है वो हमें पता है वो कितनी है, 2D है, तथा OP0 जो है वो कितना है आपके पास, कैपिटल D है। तो हम S2P माइनस S1P ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, S1 से S2P पर एक लंब डालते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं लंब है आपके पास, और ये लंब आप देखेंगे क्या हो जाएगा आपके पास, S2P माइनस S1P जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, S2A के इक्वल हो जाता है। तथा समरूप त्रिभुज देखते हैं हम कौन सा आ जाएगा आपके समरूप त्रिभुज, S2 S1A और यहाँ से देखेंगे तो OP P0, ये वाला जो समरूप त्रिभुज है, इस त्रिभुज OP P0 तथा S1 S2A वाले त्रिभुज के समरूप है। तो आप इनकी जो साइड्स का रेशो है वो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। S2A डिवाइडेड बाय हम ले लेंगे इस वाले ट्राइंगल में S1 बाय S2, और यहाँ पर आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, P0 डिवाइडेड बाय आप ले लेंगे OP। तो ये आप यहाँ पर ले सकते हैं समरूप त्रिभुज के अंदर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। अब आपके देख सकते हैं कि जो स्लिट्स हैं S1 व S2 दोनों ही क्या होंगे, अत्यधिक पास में होंगे यानी समीप होते हैं। तो OP को लगभग आप OP0 इक्वल्स टू D दूरी पर आप मान सकते हैं, और उसको मानते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं OP इक्वल्स टू हम उसकी वैल्यू क्या रख देते हैं, D, और P0P आपके पास y है, एंड S1 S2 जो है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 2D है। तो हम S2A अपॉन 2D इक्वल्स टू y अपॉन D आ जाएगा, और यहाँ से हम S2A की उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं S2A इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास y इंटू 2D डिवाइडेड बाय कैपिटल D। तो आप पथांतर जो है वो S2P माइनस S1P इक्वल्स टू S2A के इक्वल था। तो आप देख सकते हैं कि पथांतर जो होगा वो कैसे क्या हो जाएगा, S2A के इक्वल होगा, जबकि S2A जो है इक्वेशन 1 में हमने देखा है किसके इक्वल है, y इंटू 2D डिवाइडेड बाय कैपिटल D के इक्वल है। अब यहाँ तो हमारे पास दो ही दीप्त फ्रिंजें थी। अब अगर आप n फ्रिंज ले लें तो उसकी जो दूरियां होंगी वो क्या हो जाएंगी आपकी yn, तथा n+1 भी चमकीली फ्रिंज के लिए जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी yn+1।
तब आप चमकीली फ्रिंज यानी दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर जो होगा वो क्या हो जाएगा, S2A वो हो जाएगा n लैम्डा होना चाहिए। तो n लैम्डा होगा तो आप n लैम्डा इक्वल्स टू S2A इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड में आपने देखा है क्या था, y इंटू 2d डिवाइडेड बाई डी। जबकि यहाँ पे डिस्टेंस अब आपको n के लिए लेंगे तो वाई एन इंटू 2d डिवाइडेड बाई कैपिटल डी इक्वल्स टू n लैम्डा। देन n+1 भी फ्रिंज के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, yn+1 इंटू 2d डिवाइडेड बाई डी इक्वल्स टू n+1 लैम्डा। तो यहाँ से आप देखेंगे yn और yn+1 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो yn इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास d डिवाइडेड बाई 2d n लैम्डा एंड yn+1 इक्वल्स टू हो जाएगा d डिवाइडेड बाई 2d n+1 लैम्डा। अर्थात n+1 भी एवं एन भी फ्रिंज के बीच की दूरियां या फ्रिंज की चौड़ाई बोल सकते हैं आप इसको। तो उनकी जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इस फ्रिंज की लंबाई में से आप इस फ्रिंज की लंबाई को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो yn+1 माइनस yn इक्वल्स टू हो जाएगा तो d कैपिटल D डिवाइडेड बाई 2d n+1 लैम्डा माइनस d कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2d n लैम्डा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2d कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे, लैम्डा भी कॉमन ले लेंगे। देन n+1 माइनस n रह जाएगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स चौड़ाई को हम बीटा से डिनोट कर सकते हैं तो उसको yn+1 माइनस yn जो है उसको हम बीटा ले लेते हैं। तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, कैपिटल D लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।